So we were talking about the composition scheme, advantage and disadvantage. So who can apply for composition scheme, who can opt for them? So यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड थ्रू ई कॉमर्स, अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप ई कॉमर्स देख जैसे कि तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो. वी वर टॉकिंग अबाउट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. सी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना आप इसको ऐसा बोल सकते हो फ्रीलांसर का काम, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया फ्रीलांसर का जॉब जो है. तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल से अगर आप लोगे जैसे कि मेरी एग्जांपल ले लो, चलो ठीक है. जैसे कि मैं इवेंट प्लानर हूँ, ठीक है. जैसे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है तो वो मैं करती हूँ, ठीक है. तो ये सिचुएशन में क्या हुआ, मैं सिर्फ है ना महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई है तो ऑल ओवर मुंबई में जहाँ पे भी इवेंट रहेगा वैसा सब मैं जाती हूँ, जो भी है अटेंड करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज जो भी करना है वो सब मैं करती हूँ. लेकिन एक बार है ना मुझे क्या हुआ, मुझे ऑर्डर आया गुजरात से. तो अभी ये सिचुएशन में क्या हुआ, मेरा जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे अभी तक कहाँ तक हो रहे थे, मुंबई में हो रहे थे. अभी मुझे क्या हुआ, जो भी लाइक गुजरात से ऑफर आया तो मैंने बोला ठीक है आपका इवेंट लाइक क्या है, लाइक जो भी है. उन्होंने बोला हाँ ठीक है एक एंगेजमेंट है वो सब अरेंज करना है. तो मैंने बोला ठीक है जो भी प्लानर वगैरह का इवेंट है और अटेंड करना है, लाइक जो भी देख लो एक बार कैसे है. तो मैंने बोला ठीक है. तो अभी मेरा कैसा था, जो भी मेरा बिजनेस जो भी हो रहा था अभी तक कहाँ तक हो रहा था, मुंबई में विद इन द स्टेट. हाँ. तो इंट्रा स्टेट था मेरा अभी तक. तो मैं जीएसटी जो पे करती थी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करती थी. अभी ये सिचुएशन क्या हुआ, मैं नॉर्मली ना आउट ऑफ स्टेट का ऐसा ऑर्डर लेती नहीं हूँ. ये मुझे लाइक रिक्वेस्ट था, बहुत अच्छे से बोला तो मैंने लिया. तो अभी ये सिचुएशन में क्या हुआ, अभी मैं उसको मना भी नहीं कर सकती थी. मैंने बोला अभी मैं फ्री भी हूँ तो मैं ले सकती हूँ इवेंट करके, मैंने गुजरात का इवेंट ले लिया. तो अभी ये सिचुएशन में क्या हुआ, मेरा गुजरात से कभी लेना देना ही नहीं था, मैं गुजरात कभी गई नहीं. मैं फर्स्ट टाइम गुजरात जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा ट्रांजेक्शन हुआ गुजरात के साथ. अभी क्या अभी, लेकिन आप तो अभी तक तो सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे थे ना, फर्स्ट टाइम आपने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया. कि नॉर्मली क्या होता है हम लोग का प्लेस फिक्स नहीं होता है यहाँ पे. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो फिक्स नहीं है. वो तो मेरे एग्जांपल में था कि मैं बाहर के इवेंट्स नहीं लेती थी, लेकिन नॉर्मली इवेंट कहाँ का भी होगा तो मुझे जाना पड़ सकता है ना ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो यहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है. तो जब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप एक काम करो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ले लो, मतलब टेम्पररी रजिस्टर करा हुआ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में. जहां पे भी जो भी स्टेट में जाओगे तो उसके हिसाब से फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन जाओ. मतलब जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ऑप्शन पूछेगा वो, क्या आप कंपोजिशन स्कीम के लिए रजिस्टर कर रहे हो, क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, रेगुलर डीलर के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, वो सब पूछेगा आपको. तो ये सिचुएशन में क्या होगा, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन करके रजिस्टर करो और टैक्स पे करो, क्योंकि ये लोग का प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं होता है. तो जब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब ही वही है, जिन लोगों का प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है वो लोग क्या करो, खुद को रजिस्टर करो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में, रजिस्टर कराओ टेम्पररी और फिर आप टैक्स पे करो. ये इसका वैलिडिटी जो होता है वो 90 डेज का वैलिडिटी होता है. मतलब जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो 90 डेज तक आप वैलिड हो. फिर आफ्टर 90 डेज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप वापस करवा सकते हो. क्लियर हो गए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिसका प्लेस हाँ ऑफ मैम. बिजनेस फिक्स नहीं है. फिर मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको कैजुअल सॉरी कंपोजिशन स्कीम में आना है तो आपका टर्नओवर जो होना चाहिए वो लेस देन 1.5 करोड़ होना चाहिए. इसके पहले 1 करोड़ था, बट 1 अप्रैल 2019 से 1.5 करोड़ हो गए. पहले अभी तक तो 1 करोड़ ही बोला था, इसके पहले 2019 से पहले 2 साल तो वही रखा था. 2017 में आया 2018 तक और 2019 तक फिर वही चला. 2019 में 1.5 करोड़ कर दिया. लेकिन टर्नओवर जो है नॉर्थ स्टेट के लिए, जो मैंने आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा नॉर्थ स्टेट, वो लोग के लिए 75 लाख है. लेकिन इंट्रा स्टेट ही होना चाहिए. फॉर एग्जांपल से आप बोल सकते हो कि जैसे कि मैं मिजोरम में हूँ फॉर एग्जांपल से, इसमें से कोई भी आप एक स्टेट ले लो, आपको स्टेट याद रखने पड़ेगा फिर अगर मेरे एग्जाम पर्पज के लिए, नॉर्मली भी आप याद रख सकते हो. अभी ये सिचुएशन में क्या है, जैसे कि मिजोरम में हूँ मैं तो मेरे ट्रांजेक्शन मिजोरम में ही होने चाहिए. तो अभी ये सिचुएशन के अगर मेरे को कंपोजिशन स्कीम में आना है तो मेरा यहाँ पे टर्नओवर का लिमिट कितना है, 75 लाख. 75. क्लियर हो गया. नॉर्मल के लिए, नॉर्मल स्टेट के लिए 1.5 करोड़ और नॉर्थ स्टेट के लिए 75 लाख. फिर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई बनाने का, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था,
must issue bill of supply instead of tax invoice. You cannot issue the tax invoice because you are not charging the tax from the customer, and even you cannot charge also. तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, देखो अगर आप लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हो तो आपको बिल पे मेंशन कराना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो करके, तो आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन कराना है। नॉर्मली आपको बिजनेस पे भी मेंशन कराना है, जहाँ पे आप बिजनेस लेके बैठे हो वहां पे भी आपको होर्डिंग या फिर नॉर्मल छोटा सा बोर्ड या फिर सा कुछ बनाना, लाइक पोस्टर टाइप बनाना पड़ेगा, जैसे कि यू आर कवर्ड अंडर द कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ऐसा बोर्ड वगैरह बनाना पड़ता है। क्लियर हुआ ये? उसके बाद सप्लायर, जो भी सप्लायर है वो कैन नॉट चार्ज द टैक्स एंड कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर। आप बिल पे चार्ज नहीं कर सकते हो, मतलब बिल में ऐड नहीं कर सकते हो एज अ जीएसटी, एंड कस्टमर से आप एक्स्ट्रा पैसा भी टैक्स के नाम से नहीं ले सकते हो, नहीं कलेक्ट कर सकते। सप्लायर कैन नॉट क्लेम द आईटीसी। आईटीसी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका अलग से चैप्टर है, वो हम लोग अलग से चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो आप कि सप्लायर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकता है। सप्लायर कैन नॉट बी सप्लाइंग, लाइक आइसक्रीम, मैंने आपको पहले ही बताया था, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको वगैरह, ये सप्लायर इशू नहीं कर, लाइक नहीं कर सकते हो आप। अगर आप वो सब सेल कर रहे हो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो। फिलहाल तो मैंने ऐसी पॉइंट वाइज लिख दिया है, मैंने शायद से आई डोंट नो, शायद तक बनाया रहेगा मैंने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का पॉइंट, तो आपको उसमें कवर अप हो जाएगा, मैंने बाइफिकेशन कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने बताया है कि कंपोजिशन स्कीम विल बी हैविंग अवेलेबल फॉर ऑल द बिजनेस। हाँ, अभी इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपका बिजनेस मुंबई में है, ठीक है, तो आप मुंबई में सेल कर दो, लेकिन आपका सेम ब्रांच जो है सेम है, गुजरात में भी है, सेम बिजनेस, भले आप इंट्रा स्टेट ही कर रहे हो, गुजरात में हो तो भी गुजरात में ही सामान बेच रहे हो, मुंबई में हो मुंबई में ही सामान बेच रहे हो, एक ही पर्सन का 2-3 जगह पे बिजनेस हो सकता है, लेकिन भले वो लोग इंट्रा स्टेट ही कर रहे हो। तो ये सिचुएशन में अगर कोई भी एक बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के लिए जा रहा है, और फिर आप बोल रहे हो कि मुंबई वाला जो है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए जाना चाहता है, लेकिन गुजरात वाला जो है वो रेगुलर डीलर में जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वही बोला गया है कि सिंगल पेन में आपके पास जितने भी बिजनेस है, तो अगर सबको फिर कंपोजिशन स्कीम में आना पड़ेगा, फिर एक कंपोजिशन में जाएगा एक नॉर्मल में जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस। यहाँ पे मैंने नॉर्थ स्टेट का आपको नाम बताया, ये 8 नेम बताया हुआ है, सो उसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैंने आपको देखो, नॉर्मली मैं हर जगह टर्नओवर बोलती हूँ, यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल के लिए आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ है, फिर लिमिट, दूसरा टर्नओवर का लिमिट है वो 75 लाख है। व्हाट डू मीन बाय टर्नओवर? तो टर्नओवर का मतलब बताया है यहाँ पे कि टर्नओवर मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाई, मतलब आप बिजनेस में जितने भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वो, एक्सक्लूडिंग आरसीएम। आरसीएम इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो क्या है वो सब हम लोग देखेंगे। ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जितने भी सप्लाई है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर एग्जाम्ड आ जाएंगे, नील रेट रहेगा वो आ जाएगा, मतलब अगर आप कुछ एग्जाम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। नील रेट मतलब जीरो रेट वाले भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो भी आप एड बैक कर सकते हो यहाँ पे। कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भी यहाँ पे ऐड करना है। मतलब टर्नओवर का मतलब मैं बता रही हूँ, ये पूरे जीएसटी में टर्नओवर जहाँ पे भी आया ना आपका, तो टर्नओवर का मतलब यही रहेगा, मतलब जितने भी टाइप के आप सप्लाई कर रहे हो सब आपको ऐड करने हैं, आरसीएम को छोड़ के, टैक्स वाला, बिना टैक्स वाला, फ्री वाला, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो जो भी है वो सब यहाँ पे लगेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। मैंने यहाँ पे अलग से पॉइंट बताया, मतलब कंपोजिशन स्कीम में आते तो आपको बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉम्प्लायंस बहुत कम है, रूल्स एंड रेगुलेशन जीएसटी के लिए इतना नहीं लगाया है कंपोजिशन स्कीम में, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स रेट भी कम लग रहा है। नॉर्मली अगर आप दूसरा रेगुलर के लिए देखोगे तो टैक्स रेट ज्यादा है, 18%, 12%, लाइक 28%, ऐसे सब रेट्स है। यहाँ पे हम लोगों ने रेट्स देखा था, वैसे तो आज भी देख लेते, 1% है, 5% है, 6% है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स है आपको देखना है, लाइक हम लोग को ऑलरेडी डिस्कस हुआ है इस बारे में, जिस पॉइंट आपको मैंने अलग से बाइफिकेशन के लिए एडवांटेजेस का अलग से बताया है। तो कंपोजिशन डीलर को हम लोग को डिटेल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट हैव टू पे मंथली रिटर्न, हम लोग को यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना है, वो मंथली नहीं करना है, वो क्वार्टरली करना होगा। कंपोजिशन में ये फायदा है।
तो हम लोग को जो भी गवर्नमेंट को पैसा, क्योंकि अभी मेरे पास इतने कस्टमर्स ही नहीं है, इतना रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं करना है, पैसे मुझे कम पे करने हैं, ट्रांजेक्शन कम हो रहा है, लाइक जो भी है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट बोलती है रिटर्न भी लेस पे करो, आप क्वार्टरली पे करो, मंथली मत करो, बिकॉज रेगुलर वालों को मंथली रिटर्न करना होता है, ये क्वार्टरली बेसिस पे जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लायंस कम है, मतलब रिटेल लाइक बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कम है, इनवॉइस इशू करने का जरूरत नहीं है, अगर आप कर रहे हो तो हम लोग बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं ना नॉर्मली, टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब अगर बिजनेस कम हो रहा है, इनकम कम होगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। परसेंटेज भी वैसे भी कम है हमारा, तो आपको अगर इनकम ज्यादा भी आ रहा है तो टैक्स रेट कम रखा है हमने, लाइबिलिटी वैसे भी आपके पास कम ही आने वाली है। सो हाई लिक्विडिटी एज अ टैक्स आर लोअर रेट, हमारे पास रेट लो है तो पैसे हमारे पास बच जाते ज्यादा परसेंटेज एज कम्पेयर टू रेगुलर। रेगुलर में जहाँ पे आपको अगर 18% के हिसाब से टैक्स जाने वाला है, यहाँ पे आपके पास हो सकता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है तो 1% के हिसाब से टैक्स जाएगा, एंड अदर सर्विस दे रहे हो तो 6% के हिसाब से जा सकता है। यहाँ पे हम लोग को डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन बोल सकते हो आप, मतलब ये देखो, देख पढ़ सकते हो आप क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन डन आउटसाइड स्टेट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको, ये मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ पे आप लोग को समझ में आए इसके लिए, अब बाहर इंटरेस्ट मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, आप आईटीसी नहीं ले सकते हो यहाँ पे, क्या है वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर कैन नॉट बी गेट आईटीसी, सेम है यहाँ पे, लेकिन वर्डिंग थोड़ा सा अलग है, आपको पता होना चाहिए, मतलब एक ही है यहाँ पे। हम लोग टैक्स चालान जो होता है वो हम लोग कैन नॉट जनरेट, हम लोग जनरेट नहीं कर सकते टैक्स चालान, मतलब टैक्स का बिल जनरेट नहीं कर सकते, इन शॉर्ट वो है। नॉर्मल बिल ऑफ सप्लाई जनरेट करते ना हम लोग, उसके बाद ई कॉमर्स से अगर किया रहेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। आइसक्रीम पान मसाला टबैको मैंने आपको जैसे बता दिया, अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग वो सब का कर रहे हो, तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। वहां से वो सब फायदा था, ये सब नुकसान है आपके। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाओगे तो आप, लाइक जैसे कि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पा रहे हो, आप कस्टमर से टैक्स नहीं चार्ज कर पाओगे, ये आपका नुकसान है। टैक्स चार्ज करोगे तो थोड़ा बेनिफिट आपको भी मिल जाता है ना। फिर ई कॉमर्स से कर रहे हो, जैसे आपका बिजनेस कम हो जाएगा, फिर अगर कंपोजिशन स्कीम में आना है तो आप बाहर से जो ई कॉमर्स वगैरह करके पैसे कमा रहे हो वो आपको नहीं हो पाएगा। पान मसाला का टबैको का है तो ये आपका नुकसान है, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो, रेगुलर में जाना पड़ेगा कंपलसरी। फिर यहाँ पे जीएसटी रेट क्या है कंपोजिशन स्कीम में वो देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था वैसे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1% लगेगा, 0.5 सीजीएसटी एसजीएसटी को जाएगा, क्योंकि इंटरस्टेट एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, मैंने आईजीएसटी का कॉलम ही नहीं डाला है, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी जाएगा। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो, अल्कोहल नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, नॉर्मल रेस्टोरेंट सर्विस रहेगा तो 5%, 2.5 सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को जाएगा। फिर अदर सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो 6% है, 3% सीजीएसटी एसजीएसटी को जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाँ मैम। ओके, उसके बाद हाउ टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। सो यहाँ पे पॉइंट है जो आपको देखना था, हम लोग जी लाइक कैसे कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में, और कौन भी कर सकता है वो भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे कि जीएसटी आने से पहले कैसे वैट लग रहा था, एम वैट लग रहा था महाराष्ट्र में, तो अगर आप पहले से ही एम वैट में से, तभी भी वैट में भी दो ऑप्शन था, रेगुलर वैट भरो डीलर के हिसाब से या फिर कंपोजिशन स्कीम में जाओ, तभी भी दो ऑप्शन था, तभी जीएसटी में दो ऑप्शन है। सो अगर आप वैट में कंपोजिशन स्कीम में थे ना, आपको कंपलसरी जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में जाना पड़ेगा। तो वही बोला है फर्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द फॉर्म, आप जब उसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन कर रहे हो जीएसटी का, तो अगर आपको पता चला कि आप पहले से कंपोजिशन स्कीम में थे, सो अभी भी आपको फिर कंपलसरी कंपोजिशन स्कीम में ही आना पड़ेगा। फिर अगर आपको जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है, इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड डीलर देन हैज टू बी फाइल CMP2, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर में आप कर सकते हो ये सब। समटाइम्स क्या होता है, हम लोग रेगुलर में है लेकिन मेरा अगर टर्नओवर, जैसे कि क्या होता है, मेरा नॉर्मल रेगुलर टर्नओवर, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ तो 2 करोड़ है फॉर एग्जांपल से, मेरा बिजनेस का टर्नओवर इज 2 करोड़, तो मैं कंपोजिशन स्कीम में आ सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मेरा लिमिट क्या है कंपोजिशन स्कीम के लिए, लेस देन 1.5 करोड़ होना चाहिए, कोई मैं कंपोजिशन स्कीम में आ सकती हूँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन कम होते गया, वैलिडिटी लाइक उसका जो भी टर्नओवर जो भी है वो कम होते गया, तो अभी आज वो 1.3 करोड़ तक पहुंचा है। सो अभी मेरे को अगर जाना है रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में तो मैं जा सकती हूँ।
क्योंकि मेरा जो टर्नओवर का अमाउंट है वो कितना है, 1.5 करोड़ से कम है, हम्म। तो आप जा सकते हो। तो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि अगर आपको रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में आना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका टर्नओवर कितना है, सो आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, यहाँ पे जीएसटी सीएमपी 2 का जो फॉर्म बोला है वो फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर लास्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप पहले से कंपोजिशन स्कीम, सॉरी, अगर आप पहले से कंपोजिशन स्कीम में हो तो ऑटोमेटिकली ये कंटिन्यू होगा, आपको फिर लाइक बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग नॉर्मल फॉर्म भर के आप काम चला सकते हो, अलग से रजिस्ट्रेशन या फिर ज्यादा मगजमारी नहीं है, कम मगजमारी है लेकिन है तो सही मगजमारी। क्लियर हो गया ये आपको पॉइंट, यस मतलब किसके लिए है ये? हाँ। फिर लेकिन अभी आपने एक बार कंपोजिशन स्कीम ले लिया, अभी आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना है, मुझे नहीं चाहिए स्कीम, अभी मेरे को वापस से रेगुलर स्कीम में जाना है, मतलब कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में जाना है। पहले क्या हुआ, आप रेगुलर से कंपोजिशन में आए तो फॉर्म भरा आपने, फिर अभी क्या हुआ, अभी कंपोजिशन स्कीम से आपको वापस से रेगुलर में जाना है। वो आप कब जा सकते हो, या तो इफ यू आर वॉलेंटिंग एनी कंडीशन, वॉलेंटिंग मतलब ये जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, ये रूल वगैरह तोड़ा बोलते ना, जैसे कि कुछ पनिश करेंगे वो लोग आपको, मतलब जैसे कि एग्जांपल भी बताया मैंने, ऐसा आपने कुछ भी रूल तोड़ा इसमें से, ये लोग ने रूल बनाया है कि आप इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो फिर भी आपने किया, ई कॉमर्स नहीं कर सकते हो फिर भी आप कर रहे हो, एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं बेचना है आपको तो भी आपने, अगर आपने एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बेचा, सेल किया, सो भी आप यहाँ पे नहीं आ सकते, फिर आपको कंपलसरी फिर नॉर्मल रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। मतलब ये 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, अगर इन 4 पॉइंट में से अगर कुछ भी है तो आप कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में जा सकते हो। ये क्लियर हो गया? जैसे कि अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर आप बेच रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो या इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये सब के लिए आपको फिर पहले से आपको विड्रॉ करना पड़ेगा ये सब स्कीम, कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करने का, रेगुलर स्कीम में जाने का, जीएसटी तो पे करना ही है। या फिर आप खुद से भी जा सकते हो, मतलब अगर आपका टर्नओवर आप बोल रहे हो कि मेरा 1.5 करोड़ से कम है, मैं कंपोजिशन स्कीम में आ गई, अभी आपको बोल रहे हो नहीं, आपको मेरे को मेरी इच्छा है कि मैं नॉर्मल रेगुलर में जाऊँ, कंपोजिशन का याद नहीं रहता है, 3-3 महीने के बाद पे करना है, नॉर्मली ऐसा होता है ना 3 महीने के बाद पे करना है तो याद नहीं रहता है, डेली करना है तो कैसे कुछ ना कुछ पता रहेगा, हाँ मेरे को डेली काम करना है। सो यहाँ पे विलिंगली भी अपने हिसाब से कंपोजिशन स्कीम से स्विच कर सकते हो रेगुलर स्कीम में, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा जीएसटी सीएमपी 04, जीएसटी कॉम्पोजिशन जो स्कीम है 04 ऐसा है वो, सीएमपी इज लाइक कॉम्पोजिशन स्कीम है, तो लोग ने सीएमपी बोला हुआ। ये क्लियर होगा आपको पॉइंट, मतलब विड्रॉ कभी करने का आप खुद से भी कर सकते हो, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आपने इसमें से कुछ रूल तोड़ा, वायलेंटिंग ऐसा कुछ है, तो आप फिर से विड्रॉ करना पड़ेगा आपको कंपोजिशन स्कीम। ये कॉम्प्लायंस बताया हुआ है जीएसटी के लिए, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको साइन बोर्ड बनाना पड़ेगा कंपोजिशन डीलर के लिए, शॉप पे बिजनेस पे वो आपको बोर्ड बनाना पड़ेगा, या फिर बिल वगैरह बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो आप। तो कंपोजिशन स्कीम जो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं तो उसमें आपको बिल पे भी लिखाना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो करके, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आप चार्ज नहीं कर सकते, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जिससे मैंने आपको बताया, परसेंटेज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1%, रेस्टोरेंट के लिए 5%, अदर सर्विस के लिए 6%। क्लियर हो गया? हेलो? क्या? यस मैम। ओके, सी यहाँ पे फिर डेट भी है, लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको क्वार्टरली फाइल करना है 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर क्वार्टर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक क्वार्टर खत्म हो गया ना, एक क्वार्टर के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा मेरा, उसका 18th को आपको पे करना है यहाँ पे, जैसे कि अप्रैल मई, हाँ अप्रैल मई और जून, तो आपको यहाँ पे 18 जुलाई को पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर आप ऐसा देखोगे जुलाई अगस्त सितंबर, तो 18 अक्टूबर को पे करना पड़ेगा, क्वार्टरली वाइज यहाँ पे जाना है, और 18th इसका डेट है, मतलब कंपोजिशन के लिए 18th है, हर क्वार्टर की मतलब हर क्वार्टर के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसका 18th को आपको पे करना है। क्लियर होगा कंपोजिशन स्कीम? हेलो? आरसीएम मतलब क्या बोल रहे हो? हेलो मैम, आरसीएम मीन्स क्या? आरसीएम का फुल फॉर्म क्या है? अभी देख रहे हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक इज आरसीएम ओनली, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
तो इसका इंट्रो ले लेते जरा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब क्या? सी नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है पता है? नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पे द टैक्स ऑन सप्लाई। सी नॉर्मली सिचुएशन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल से अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रिसीवर है और एक सप्लायर है। मतलब जैसे कि एक शॉप पे गया एक कस्टमर सामान खरीदने के लिए, अभी उसने सामान खरीदा और आपने उसको पैसे दिए, तो उसने आपको टैक्स इनवॉइस दिया, आपने उसको जीएसटी का अमाउंट भी दिया। ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? आप जैसे कि शॉप पे जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल होगा शायद से, हाँ यहाँ पे देखो आप, नॉर्मल सिचुएशन और रिवर्स चार्ज मैंने दोनों यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। जैसे कि एक सप्लायर है और एक रिसीवर है। सप्लायर ने रिसीवर को कुछ दिया, तो जैसे कि सामान बेचा, तो रिसीवर आपको पेमेंट करेगा। जो वो पेमेंट करेगा तो विद जीएसटी आपको पे करेगा, बिकॉज आप उसको टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हो, जो रेगुलर डीलर कर रहे हैं नॉर्मली। यही चल रहा है मार्केट में भी। जैसे आप सामान खरीदने के लिए जाते हो, फिर मैंने आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल है। फिर आप सामान खरीदने के लिए जाओगे, आप उसको पैसे दोगे, फिर वो सप्लायर क्या करेगा? गवर्नमेंट के पास जाके टैक्स डिपॉजिट करेगा। ये क्लियर हो गया? तो ये नॉर्मल सिचुएशन। अभी गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज भी लाया। क्यों लाया वो सब हम लोग देखेंगे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या होता है, जैसे कि सप्लायर ने सामान दिया या सर्विस दिया आपको, ये सिचुएशन में क्या होगा? रिसीवर जिसने आपको जिसको आपने सर्विस दिया है, वो सिर्फ आपको सर्विस का पैसा देगा। फिर जिसने आपसे सर्विस लिया है वो क्या करेगा? गवर्नमेंट के पास खुद जाएगा सप्लायर के बिहाफ पे और टैक्स पे करेगा। दोनों में इतना कुछ फर्क नहीं है। फर्क इतना है, वैसे पैसा तो रिसीवर की जेब से ही जा रहा है ना। पैसा जो जीएसटी का जा रहा है वो रिसीवर की जेब से ही जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है? आपका काम आपका सप्लायर कर रहा है, आपके बिहाफ पे सप्लायर जाके पे करके आएगा। सेकेंड सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो? आप खुद ही गवर्नमेंट के पास जाके पे कर रहे हो, आपको भरोसा नहीं है सप्लायर के ऊपर, ऐसा समझो। मतलब रिवर्स चार्ज लाने का यही इधर पॉइंट है कि गवर्नमेंट को सप्लायर के ऊपर भरोसा नहीं रहा। नॉर्मल सिचुएशन बनाया ना गवर्नमेंट ने जब, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हम लोग को सप्लायर के थ्रू जीएसटी प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग सप्लायर को कहाँ ढूंढे? तो मतलब गवर्नमेंट ने वो सप्लायर को, जिसको वो सप्लायर को ढूंढ नहीं सकती है, जो गवर्नमेंट को जिसको सप्लायर के ऊपर भरोसा नहीं रहा, वो सब सप्लायर को रिवर्स चार्ज में डाल दिया। क्योंकि हम लोग को ये सप्लायर के ऊपर भरोसा नहीं है। वैसे तो हम लोग को रिवर्स रिसीवर के ऊपर भी नहीं है, लेकिन रिसीवर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब सिचुएशन, मतलब वहां पे बहुत सारे सिचुएशन दिए हुए हैं, आपको जाके टैक्स पे करना है रिसीवर को। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? ट्रांजे आपका रिवर्स हो जाता है। जो लाइबिलिटी जो सप्लायर पे करता है, अभी ये सिचुएशन में रिसीवर पे करेगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, देखो फर्स्ट वाले में सप्लायर क्या कर रहा है? मेक्स पेमेंट विदाउट जीएसटी। जो भी सामान है विदाउट जीएसटी वो पेमेंट कर देता है। फिर रिसीवर खुद जाके गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। दिख रहा है? ये क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब Yes. यही है कि ये सिचुएशन में क्या होगा, जो रिसीवर है वो खुद गवर्नमेंट के पास जाके टैक्स पे करेगा, सप्लायर पे नहीं करेगा। क्योंकि सप्लायर नॉर्मल सिचुएशन में करता है, रिवर्स चार्ज में नहीं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इज व्हेन इज रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज किसको एप्लीकेबल है? हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट देखोगे तो पीपल लाइबल टू पे जीएसटी, यहाँ पे दो जन है, सप्लायर या रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज में सप्लायर लाइबल नहीं होता है, रिसिपिएंट लाइबल होते हैं। क्लियर हो गया? मैं पहले से ही बताई हूँ, अभी तक मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया कि इन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पीपल लाइबल टू पे द जीएसटी। तो यहाँ पे सप्लायर और रिसिपिएंट जो होगा, उसमें से रिसिपिएंट इज लाइबल टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है, 3 पॉइंट में। फर्स्ट इज सेक्शन है 345, सेक्शन 9 सेक्शन सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएसटी। यहाँ पे 3 चीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या बोल रहा है? सेक्शन 9(3) की अगर आप बात करोगे तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है ये सब प्रोडक्ट्स। व्हेन जीएसटी काउंसिलिंग नोटिफाई स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रिवर्स चार्ज लेवी। मतलब गवर्नमेंट ने गुड्स के लिए और सर्विस के लिए, दोनों के लिए एक लिस्ट बनाया है। अगर आप इसमें से कोई भी सप्लाई कर रहे हो तो आप रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाते हो। ये क्लियर हो गया? वो लिस्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे। सप्लाई का लिस्ट अलग है, गुड्स का लिस्ट अलग है, मतलब सॉरी सर्विस का लिस्ट अलग है और गुड्स का लिस्ट अलग है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? सो लिस्ट हम लोग को देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाया है कि अगर इसमें से अगर आप कुछ खरीद रहे हो
या बेच रहे हो तो रिसिपिएंट हमको टैक्स पे करेगा, हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, अगर आपने कुछ फॉर एग्जांपल से आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने सामान अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मैं टैक्स वगैरह नॉर्मल सिचुएशन में पे करती हूँ, लेकिन मैंने सामान ऐसे पर्सन से खरीदा है जिसका टैक्स से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने गवर्नमेंट मतलब उसने जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं किया है खुद को, क्योंकि वो टर्नओवर से शायद से उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रहा होगा, तो उसने रजिस्टर ही नहीं किया है। मतलब अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदता है तो भी ये सिचुएशन पे रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, मतलब जो रजिस्टर है वो टैक्स पे करेगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर ना पॉइंट रजिस्टर अनरजिस्टर वाला? हाँ मैम। फिर थर्ड पॉइंट है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, अगर आपने सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर आपने कुछ सर्विस लिया ई कॉमर्स से, अगर आप लोग सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर से हो तो ये सिचुएशन में रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है? कौन लायबल है? रिवर्स चार्ज में सप्लायर लायबल नहीं है, रिसिपिएंट लायबल है, वो भी 3 कंडीशन बताया है यहाँ पे, ई कॉमर्स वाला रहा तो, या फिर अगर आप रजिस्टर हो आपने अनरजिस्टर से सामान खरीदा है तो आपको टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज में, या तो गवर्नमेंट ने लीज दिया है वो। क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? यस। सो हम लोग यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। रिवर्स चार्ज का लीज हम लोग कल देखेंगे। रिवर्स चार्ज में मैंने आपको बताया कि इसका जो लीज बताया है सब सेक्शन लाइक सेक्शन 9(3) में, यहाँ पे हाँ ये भी देख सकते हो आप, ये थियोरी है पूरा, व्हेन इज रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। मैंने वहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्स में लिखा है वही यहाँ पे मैंने तीनों बाइफिकेशन के लिए डाला है, जो आप लोग पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। एक जैसे कि क्या है, अगर आप लोग अनरजिस्टर्ड डीलर हो और मतलब जैसे कि सप्लाई हो रहा है अनरजिस्टर्ड डीलर से टू रजिस्टर्ड डीलर, तो ये सिचुएशन में टैक्स कौन पे करेगा? जो रजिस्टर है वो टैक्स पे करेगा। ये क्लियर हुआ? तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया वही पॉइंट है, इसका हम लोग पॉइंट जो भी है वो कल कवर अप करेंगे। क्लियर हो गया सबको? सो इनफ फॉर द Yes. टुडे।